हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय हिंद जय सर। हिंद। जय हिंद सर। गुड इवनिंग जय हिंद सर। बच्चों, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर आज दूसरी क्लास भी आप ही की है क्या शेड्यूल? हाँ, आज मेरी है दूसरी क्लास भी। ओके सर। डबल क्लास लगी हुई है। गुड इवनिंग सर सर। सर उसमें पीवाईक्यू करवा देना। क्या? सर दूसरी क्लास में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करवा दूं? अभी यार वो थोड़ा होने तो दे। अच्छा चल ठीक है, देखेंगे, है ना। यहाँ तक हो गए थे पहले तुम। आज अपन जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं। भाई ये मैक्सिमम मिनिमा चल रहा था। मैंने आपको बोला था मेंसुरेशन वगैरह के भी क्वेश्चन आएंगे या इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे। अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, और क्वेश्चन बचे हैं मेंसुरेशन में, बेसिक बचे हैं, और कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन बचे हैं। तो देखते चले। मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम चल रहे हैं। सब लोगों को याद है थ्योरी? बढ़े आगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताया था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको पता है किस तरह से चेक किया जाता है। और मैंने साथ में कह दिया था कि कभी ऐसा हो कि आपसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है और डेरिवेटिव में एक ही फैक्टर आ रहा है, तो उस फैक्टर को डायरेक्ट रख दीजिएगा। वही मैक्सिमम या मिनिमम जो पूछता है वही वैल्यू होती है। देखो क्वेश्चन देखो। सर आपने अभी तक कुछ कराया थोड़ा ना? क्या? सर आपने कुछ कराया थोड़ा ना अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ नहीं कराया। अभी वो चालू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है सामने। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। Find the area of the largest rectangle with lower base on x-axis and upper vertices on a curve. इस कर्व का ग्राफ बनाना सबको आना चाहिए, सिखाया हुआ है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। पूरे फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा तो ग्राफ नीचे हो जाएगा, कॉन्केविटी डाउन हो जाएगी। या क्वाड्रेटिक के हिसाब से भी देख सकते हो। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, कॉन्केविटी डाउन होगी। y की वैल्यू 0 रख दो तो एक्स एक्सेस जहां पे कट करेगा वो दिख जाएगा, कहां पे कट कर रहा है। वैसे भी ग्राफ बना सकते हो। प्रिया 11th का सिलेबस क्या है बेटा? अभी ये सभी लोग उस पर लगे हुए हैं। मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था, वो मेरे पास जैसे ही आएगा मैं सेंड कर दूंगा, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। अभी सभी लोग उस पर लगे हुए हैं। आज से पेपर चालू हो गए। पेपर बढ़िया आ रहा है, तो तुम लोग बना पाओगे, बहुत अच्छे से बना पाओगे। सर सेकंड अटेम्प्ट है? सर आज से जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट चालू हुआ है क्या? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट चालू हो गया। पहला पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर आएगा। सर 11th को ऐसे क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग का ही पार्ट आएगा ना, क्योंकि अभी वही रिवाइज कर रहे थे। हाँ, वही आना चाहिए, शुरू शुरू से ही देंगे सर लिंक भिजवा दो। लिंक। ओके। तो सर ये सैटरडे होगी डाउट क्लास? क्यों, तुझे क्या लग रहा है? अभी से कुछ कह नहीं सकता बेटा, अभी से ऐसा मत सोच कुछ भी। मेरा सैटरडे को मेरा सेगमेंट है, लेकिन मेरे ख्याल डाउट क्लास हो सकती है। मेरे पास उसके है बेटा। सर कितने देर हो गई आपको क्लास में? याद ही नहीं हुई, पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके सर। हाँ। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बाद में, पहले ग्राफ बनाओ, पहले ग्राफ बनाओ अच्छे से। क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाए, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव ऐसा चल रहा होगा। किसी भी तरह से बनाओ, जो 12th में सीखा है, जो 11th में सीखा है, कैसे भी। इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब ये एक्स एक्सेस को कहां पे कट करेगा तो y की वैल्यू 0 होगी, तो y को 0 रखो तो x की वैल्यू प्लस माइनस √12 आ रही है। मतलब ये ऐसा कुछ जा रहा है, -3√2, ओ सॉरी -2√3 एंड 2√3। कुछ इस तरह का ग्राफ जा रहा है। अब ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल विथ लोअर बेस ऑन एक्स एक्सिस। बना के सोचो, एक रेक्टेंगल बनाओ जिसकी बेस जो है वो एक्स एक्सिस पे है, दो और रिमेनिंग वर्टाइस, अपर वर्टाइस जो है वो कर्व पे है।
सर एरिया नेगेटिव में आ सकते सॉल्व करने के बाद? नहीं, नहीं आ सकता। सर आपने टेस्ट के बारे में क्या बताया था स्टार्टिंग में? कुछ भी नहीं बताया मैंने, ये बोला ये टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो टेस्ट का बच्चे बोल रहे हैं 11 का सिलेबस मैंने मैसेज कर दिया है, मेरे पास आ जाएगा, जैसे मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा 11 का पोर्शन जो आएगा टेस्ट में। ओके सर। ठीक है अर्शित? सर अभी जो मॉड्यूल आया है मैथ्स का, हाँ सर उसमें मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर चालू किया, मुझे अभी मिला मॉड्यूल, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस जो पीछे जैसे एक्सरसाइज है उसमें पीछे जो आंसर्स दिए हुए हैं वो आंसर्स, और जब ऐप पे सोल्यूशन देख के चेक करो तब जो आंसर है वो अलग अलग आते हैं सर। ये किसी और बच्चे ने बोला भी था मुझसे। सर मैंने सर, वो मैसेज किया था पुराने सर वाले- आपको। अच्छा आपने मैसेज किया था क्या बेटा? जी ओके सर। सर वो बस पुराने वाले में गलती थी, अब नए वाले में ठीक है सारा। पुराने वाले में मतलब नए वाले में? सर जो पैसे से पहला आया था ना, फर्स्ट वाला मॉड्यूल, मतलब फर्स्ट हाँ हाँ उसमें गलती थी, अब जो नया आया एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन तक के उसमें ठीक है सर। सेकंड वाले में ठीक है। सर तो Yes, sir. आंसर्स ऐप से ही चेक करें। आंसर ऐप पे सही है क्या? सर ऐप से मैच कर जाते हैं। ऐप से मैच कर रहे हैं तो ऐप पे ही चेक कर बेटा, ठीक है सर। है ना? हो सकता है जी। टाइपिंग वाले ने कुछ गलती करी हो, ऐप पे पुराने पड़े हुए हैं वही ठीक है। तो यहां पर इसको देखो, अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो पहले डिफाइन करें रेक्टेंगल, ठीक है? अपने मन से इस पर एक पॉइंट मान लेते हैं, मान लो x, y, ठीक है? जो पॉइंट रेक्टेंगल पे भी है और कर्व पे भी है, तो इसका एरिया क्या कैसे डिफाइन करेंगे? ये x लेंथ होगी और ये y लेंथ होगी, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों साइड, तो ये x है तो ये भी x होगा, लेंथ लेंथ ले रहे हैं केवल, साइन नहीं ले रहे, ठीक है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? इट इज 2x इंटू वाई। अब आपको एरिया निकालना है, डिफरेंशिएशन हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल मतलब जिसका एरिया मैक्सिमम हो, तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन किसी सिंगल वेरिएबल के टर्म में। यहां पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं तो किसी एक को डालो। कैसे हटाएंगे? y दिया हुआ है, y की जगह लिख देंगे 12 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज इन सिंगल वेरिएबल, a जो है एरिया जो है सिंगल वेरिएबल, आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dA बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 2 इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2x और इक्वल टू 0। 2 हट जाएगा तो 12 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर, सो इट इज 3x स्क्वायर इक्वल टू 12। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, हमने लेंथ मानी है, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो वाई की वैल्यू या इसी में रख लो, एरिया इतना निकालना है, इसी में रख दो 2। तो जो लार्जेस्ट एरिया है दैट इज 2 इंटू 2 एंड 12 माइनस 4, सो दिस इज 4 इंटू 8, सो एग्जैक्टली इट इज 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हाँ सर वैसे इसके दो मतलब नीचे जा रहा है ये तो पैराबोला, तो इसके अगर दो वर्टेक्स मानेंगे तो इनफाइनाइट तक माइनस इन्फिनिटी तक होंगे दो वर्टेक्स। अगर डाउन साइड मान ले पैराबोला तो डाउन साइड मानेगा तो रेक्टेंगल बनेगा जो उसके अंदर होगा। सर अंदर नहीं बनेगा, बाहर बनेगा। तो बाहर फिर बनेगा कैसे? सर उसने तो बोला है वर्टेक्स ऑन द कर्व, तो वो तो आ जाएंगे। अगर हम कहेंगे लोअर बेस जो है वो एक्स एक्सिस पे है और अपर बेस इस पे चल रही है, तो अपन एरिया ही नहीं निकाल सकते फिर। यस सर, फिर तो डिवाइन नहीं होगा ना, एरिया डिवाइन नहीं होगा। ट्राई करें। पढ़ो अच्छे से, पढ़ो क्वेश्चन को।
बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था, सही सही आंसर दिया था सभी ने। ठीक है प्रिया बेटा, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं। तू तो नहीं आएगा। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी विड्थ जो है वो 5 है, 5 मीटर, और जिसकी लेंथ जो है वो 8 मीटर है। अब कहता है बाय कटिंग, इससे मेटल शीट से एक बॉक्स बना रहा है, ठीक है। बाय कटिंग आउट आइडेंटिकल स्क्वायर फ्रॉम द 4 कॉर्नर, चारों कॉर्नर से आइडेंटिकल स्क्वायर कट किए गए। मान लो इधर से कट कर दिया गया एक स्क्वायर यहां से कट कर दिया, एक स्क्वायर यहां से कट कर दिया, और एक स्क्वायर यहां से कट कर दिया। ऐसे स्क्वायर कट कर दिए, तो बचा कितना पोर्शन? ये वाला पोर्शन बचा। ये पोर्शन बचा है, ठीक है। कटिंग out identical square from the 4 corners and turning up the sides, मतलब इसको फोल्ड कर रहा है। जो कटिंग करने के बाद ये जो पोर्शन है यहां पर इस तरह से इसको फोल्ड करेगा, इसको फोल्ड करेगा, इसको फोल्ड करेगा, इसको फोल्ड करेगा, तो एक बॉक्स बन जाएगा, ओपन बॉक्स बनेगा। ऐसा एक ओपन बॉक्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। ऐसा एक ओपन बॉक्स दिखाई देगा। अब इसमें अगर हम कहें कि, और हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट सो दैट द बॉक्स इज ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब अगर हमने जितने इसकी साइड बतानी है स्क्वायर की, जितने स्क्वायर की साइड कट की है, तो ये लेंथ x है, ये लेंथ भी x होगी, ये x है तो ये भी x होगी। तो बच्चों ये टोटल लेंथ 5 थी, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 8 - 2x। इधर से भी एक x चला गया, इधर से भी x चला गया, और ये टोटल लेंथ 5 थी, इधर से भी x गया और इधर से भी x गया, तो ये लेंथ कितनी हो गई? 5 - 2x। तो अगर हम फोल्ड करेंगे बच्चों, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो लेंथ थी x, ये हाइट बन जाएगी, ये ऐसे घूम के आएगा, ये हाइट बन जाएगा। तो इसकी हाइट जो होगी वो x होगी। ये जो विड्थ है ये अपन को बेस में मिलेगी, सो इट इज 5 - 2x, और लेंथ जो बचेगी ये इसको फोल्ड हो गए, दिस इज 8 - 2x। तो अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सो 5 - 2x इंटू 8 - 2x इंटू x, ठीक है। ठीक है, पीयूष, ऋषभ, कुसुम, पीयूष पाटिल, पीयूष चटर्जी, दोनों ने आंसर दिया, बढ़िया बेटा। मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको क्या करना है? हमें इसको मैक्सिमम बनाना है, डेरिवेटिव करना है और जीरो करना है। तो डिफरेंशिएट करने से पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। सो इट इज 40 एंड दिस इज 16 - 10 26x एंड प्लस एक्स स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 4x क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट,
dv by dx, हमें x की वैल्यू निकालनी है। सो इट इज 40 माइनस 52x प्लस 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पूरे में से 12 हटा लो, 4 तो हट रहा है, 4 हटा दो, 3x स्क्वायर, 4 1 जा 4 3 जा 13 एंड प्लस 10। फैक्टराइजेशन दिख रहा है सबको? यस सर। बिल्कुल, 10x 3x प्लस 10। तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाला, इट इज 3x माइनस 10 एंड माइनस कॉमन निकाल दो 3x माइनस 10। तो यहां पर x की दो वैल्यू आ रही हैं, x माइनस 10 फैक्टर है और 3x माइनस 10 फैक्टर है। सो दैट विल बी x इक्वल्स टू 1 एंड 10 बाय 3। ठीक है, अब इसमें से कौन सी वैल्यू ली जाएगी? तो अगर हम 10 बाय 3 रखते हैं, देखो अगर मैं इसमें यहां पे 10 बाय 3 रखूंगा तो ये 20 और डिवाइड 15 माइनस 20 आएगा जो कि निगेटिव हो जाएगा, तो इसकी विड्थ निगेटिव आ जाएगी, तो हम 10 बाय 3 नहीं ले सकते। तो आंसर विल बी 1 मीटर। बिल्कुल सही है। भाई ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, बढ़िया। और कोशिश करें बच्चों, हर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, आपको लगे तो मैं और रुक जाऊंगा। और बच्चों बातों में मत रहो, कोई फायदा नहीं होना है। 6 महीने में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आप। अब 2 साल या 1 साल नहीं बचा है। सर हाँ बेटा। सर वो कन्वर्टेड इनटू के बाद क्या लिखा है सर ऊपर? मैं रिपीट कर देता हूं। A wire of length 20 centimeter is cut into 2 pieces. One piece converted into, अच्छा ये कुछ गायब है यहां पर, ठीक है, 1 मिनट। यहां पे एक गायब हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाए। यहां पर मैं ठीक कर देता हूं। यहां पे होना चाहिए कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर, यहां पर लिख देता हूं इनटू अ स्क्वायर एंड अदर इनटू अ सर्कल into a circle so that the sum of, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गई इसमें, मैं वैसे लिख दूं, ठीक है। क्वेश्चन देख लें। एक वायर है 20 सेंटीमीटर का, जेई का क्वेश्चन है तो मुझे याद है, ठीक है। एक वायर है 20 सेंटीमीटर का, उसको 2 पीसेस में कट किया है और 1 पीस को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है कट करके, और अदर पीस को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देन वी नीड टू फाइंड ऐसे लिखना चाहिए, फाइंड द लेंथ where the wire to be cut from so that the sum of the total of the area of 2 plane figure is minimum। क्वेश्चन समझ में आया? है ना। एक वायर था 20 सेंटीमीटर का, उसे एक जगह से कट किया गया, मान लो एक किसी भी एक तरफ की लेंथ ले लेना, ठीक है। पहला पीस जो था, जो आपने जिस लेंथ का पीस कट किया है उसको स्क्वायर में फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके स्क्वायर बना दिया, और दूसरे पीस को फोल्ड करके सर्कल बना दिया। अब कहां से उसे कट किया गया था, फर्स्ट पीस बनाने के लिए कहां से कट किया गया था वो बताना है, जबकि इनके एरिया का सम जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है जी, देखते हैं बेटा। सर जब जब एरिया निकाल के डिवाइड बाय dx 0 करते हैं, सर ये कैसे पता चलता है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है? तू था नहीं गया लास्ट लेक्चर में? हाँ तो मैंने तेरे को शायद लास्ट लेक्चर में बताया था ये बात।
आपने इसको पूरा अटेंड करा था। मैंने ये बात बताई थी, एक तो तुम चेक तो तुम कभी भी कर सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा को आप कभी भी चेक कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने किया, अभी अपन ने फैक्टर बनाए थे इससे पहले वाली, इसमें ये यहां पर फैक्टर बने थे, ठीक है, इसको फैक्टर बनाया था। तू चाहता तो 1 पे चेक कर सकता है, खुद कर। ये एफ डैश एक्स है, इसमें से हमने क्या कॉमन निकाला था 4, और अगर मैं लिख दूं तो ये डी वी बाई डी एक्स है। 1 पे चेक कर ले, 1 प्लस 1 माइनस लगा फर्स्ट केस, तो 1 प्लस 1 से बड़ा अगर लेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव, बड़ी है नेगेटिव। मान ले 1.1 लिया तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव। मतलब फंक्शन अगर हम 1 पर खड़े हुए हैं तो 1 से आगे जाने पर फंक्शन क्या है, नेगेटिव, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, डी वाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है। लेकिन 1 से छोटा, मान ले 0.9 रखते हैं, तो अगर मैं 0.9 रखूंगा तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब डी वाई डी एक्स पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, 1 से छोटे आने पर इंक्रीज कर रहा है, मतलब हमें क्या दे रहा है, मैक्सिमा दे रहा है। समझ आया? हर क्वेश्चन में ऐसे चेक करना है फिर। मतलब लेकिन क्या है, हमें अगर आंसर एक ही आता है ना, एक ही आंसर आता है तो हम उसे चेक नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू डाल के देख लेते हैं। वो मैक्सिमा या मिनिमा जो पूछा गया होता है वही होता है, ओके सर। ठीक है। नहीं ऋषभ, इतना आसान सा आंसर नहीं आएगा। ठीक है पीयूष, देखते हैं। ठीक है लक्ष्य। ठीक है आयुष, आयुष 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो 20/4 पाई प्लस 1 आ रहा है, ठीक है देखते हैं, पाई वगैरह के टर्म में आएगा आंसर। ठीक है सूर्यांश। ठीक है आदित्य। देखो एक दो कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं, उनको पकड़ के चलो, मैक्सिमा हो, रेट मेजर हो, सब जगह वही है। मैक्सिमा या मिनिमा किसे बनाना है उसका, और उसको जिस टर्म में आप लिख रहे हो वो सिंगल वेरिएबल में आ जाए तो आंसर ला सकते हैं। अगर आप इसे 20 सेंटीमीटर बोलें, ये तो बहुत बड़ा है लेकिन अपन माने 20 सेंटीमीटर, तो आपने मान लो यहां से कट किया, ये लेंथ अगर L है तो ये लेंथ 20 माइनस L है। अब इस L को लेके आपने फोल्ड करके एक स्क्वायर बनाया है, तो अगर आपने स्क्वायर बनाया तो ये पूरी लेंथ कितनी है, L है। अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को x बोल दूंगा तो 4x मतलब 4x की वैल्यू L है। और अगर आप सर्कल बनाते हैं इसको फोल्ड करके तो इसकी सरकमफेरेंस 20 माइनस L है। अगर आप इसकी रेडियस r माने तो सरकमफेरेंस होगा 2 पाई r, जो कि किसका बराबर होगा 20 माइनस L के। बस अपन को इतना ही करना है बच्चों। एक बार आपने एरिया अगर इसका लिखा, इसका एरिया होगा x स्क्वायर, इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू L के टर्म में निकाल के यहां पर रख दो, यहां से r की वैल्यू L के टर्म में निकाल के यहां पर रख दो और डिफरेंशिएट कर दो L के टर्म में, आंसर आ जाएगा। इतना ही करना होता है। हमें जो मैक्सिमम या मिनिमम बोला गया है उसको डेरिवेटिव करना है और उसे जीरो करना है और उसको सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करनी है, और जनरली जो हमें फाइंड करना होता है उसी के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। सर डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो फिर dr बाय dl भी निकालना पड़ेगा अलग से, फिर जाना पड़ेगा, हर बार आसान नहीं होता। क्यों करना है ऐसा? कर सकते हैं, गलती ना हो तो कर सकते हैं, लेकिन तो भूल गया कहीं dr बाय dl करना तो गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है गुंजन, यशवर्धन, हार्दिक, पीयूष, अजय। ठीक है ऋषभ, निकिता, बढ़िया। x की जगह लिखो L²/16। r की जगह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 20 - L होल स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट dA/dL 2L/16 प्लस ट्वाइस ऑफ 20 - L, और फिर 20 - L का चेन रूल से -1 इक्वल टू 0। इसको उधर ले लें, 2 हटा दो पूरे में से, L/16 इज इक्वल टू 20 - L बाय 4 पाई। 4 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पाई L इट इज 80 - 4L, सो L इक्वल टू 4 + पाई बाय 80। तो एक L की वैल्यू आ गई 80/4 पाई, 4 + पाई। एक लेंथ ये भी है और एक ये भी कट हुआ है, तो इसको भी ले सकते हैं। एक ये आ गया, 20 - L भी निकाल सकते हो। 20 - L कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस इट इज 80/4 + पाई। अगर हम एलसीएम लें तो 80 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज 20 पाई/4 + पाई। जिसने भी ऐसे आंसर दिए, दोनों आंसर सही है, ठीक है। उसमें दोनों दिए रहते हैं, कॉमन आगे दिया था, यही का प्रॉब्लम है पुराना। बहुत बढ़िया। तो ये मल्टीकरेक्ट में होगा ना, क्या तो ये वाला इसका आंसर मल्टीकरेक्ट होगा ना, मतलब 2 ऑप्शंस होंगे तो सेम। मोर देन वन नहीं था बेटा, उसमें ऑप्शन वो दिए थे, कॉमन लगा के दिया था कि जिससे कट किया है ना पीसेस में, एक पीस ये है एक ये है, कॉमन लगा के दिए थे आंसर। हाँ, सिंगल करेक्ट ही था। और कर रहे हैं क्वेश्चन, तो और करते हैं, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा आपको मैक्सिमम का, एक मोनोटोनिसिटी का, एक टेंजेंट नॉर्मल का। जेई मेंस में टेंजेंट नॉर्मल के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस बार देखते हैं पेपर में क्या है, आज मैं भी नहीं देख पाया पेपर में। चलो बढ़ते हैं आगे। सर इस बार पेपर का क्या लेवल आ रहा है दूसरे सेशन में? लेवल तो यार कुछ भी नहीं आ रहा, अपन जो डीपीपी वगैरह करते हैं उतना ही लेवल, उतना भी लेवल नहीं आ रहा। बस आपको चीजें याद होनी चाहिए, याद रहेंगी तो बन जाएगा, सब कुछ बनेगा। यस सर। मैं भी पूरा देख नहीं पाया, तो नहीं तो मैंने अभी तक जितना देखा वो सब ऐसे चैप्टर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन देख लिया, फिर 2-3 ही क्वेश्चन में देख पाया था, तब तक आई नहीं थी पूरी। अब ये बच्चे बेचते हैं तो 2-3 ही क्वेश्चन बेच पाए थे, तब तक मैंने देख पाया था। मेरी फिर क्लास चालू हो गई थी, तो वेक्टर का क्वेश्चन देखा था, वेक्टर थ्योरी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का था, स्टैटिस्टिक्स का था। वो सब चीजें अभी सामने हुई नहीं है, तो बात नहीं कर रहे अपन। तो क्या प्लीज 2 मिनट पिछली स्लाइड दिखा सकते हैं? लास्ट स्लाइड एक बार बेटा ये पढ़ लें बच्चे, फिर मैं दिखाता हूं। ठीक है सर। हाँ, इस तरीके का प्रॉब्लम आया था इसी साल। फाइंड द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन विच इज नियरेस्ट कॉमन टेंजेंट, नियरेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं भाई, इसी साल आया था। उसमें पैराबोला और सर्कल था। सब लोग लिख लें, मैं एक बार लास्ट स्लाइड पे जाऊंगा, बच्चे को देखना है तो। डायग्राम जरूर बनाएं, मैं आपको सिंपल तक बोलूंगा, डायग्राम बनाएं, ठीक है। डायग्राम बना के सोचें, और नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही, हिंट तो मैं दूंगा ही। देख ले बेटा एक बार।
जी सर हो गया। ठीक है बच्चे, सिक्सटीन का डिवाइड करो और सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओ। ये स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन सर्कल जो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1/2y एंड माइनस 25/8 है ना। तो यहां पे अगर हम सेंटर बोले तो सेंटर है -1,1/4 और अगर हम रेडियस बोले तो 1 + 1/16 और माइनस भी प्लस हो जाएगा 25/8। सो r कितना आ जाएगा, रूट अंडर दिस इज 16 + 1 एंड -50, सॉरी +50/16। सो दिस इज 7, इट इज ठीक है 77 आ रहा है, रूट 67/4 ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग इसका रेडियस है। तो अब अगर हम बनाते हैं, ये लाइन रही, सेंटर जो आ रहा है वो x की वैल्यू -1,1/4, ये सेंटर कहीं आ रहा है और लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी। ठीक है, मान लो ऐसा कोई सर्कल बन रहा है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हाँ थोड़ी ज्यादा ही है, ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है, ऐसा मान लो, या मैं x एक्सिस y एक्सिस नहीं बना रहा है। ठीक है, हालांकि ये मैक्सिमम का कोई केस नहीं है, आप चाहें तो उससे बना सकते हैं बट नॉट नेसेसरी, मैं फेवर नहीं करूंगा इस चीज का। y = 2x + 11। इस सर्कल की इस लाइन से जो पॉइंट, लाइन पे हमें वो पॉइंट चाहिए जो इससे नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा। तो नियरेस्ट डिस्टेंस का केस क्या होता है, कॉमन नॉर्मल का केस होता है, ये दिमाग में बिठा लें। नियरेस्ट डिस्टेंस का जो केस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नियरेस्ट डिस्टेंस का, वो कॉमन नॉर्मल का केस होता है। मतलब ये वो डिस्टेंस होगी या ये वो लाइन होगी जो दोनों पे नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो कॉमन नॉर्मल होगी तो इसके सेंटर से पास होगी, सर्कल के सेंटर से पास होता है जितना भी नॉर्मल होते हैं। अब क्या कर सकते हैं बताओ, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, एक लाइन से पॉइंट को स्लोप निकालेंगे सब जोता। और -1,1/4 को पुट करके इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये बच्चा भी सही बोल रहा है कि ऐसा वो कर लेते हैं कि ये इस लाइन का हमें स्लोप पता है 2 है, तो उससे इस लाइन का स्लोप -1/2 हो गया और पॉइंट दिया है और इसका स्लोप है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल देंगे तो वो पॉइंट आ जाएगा। ये बढ़िया है। मैंने एक तरीके से सर, मैंने किसी और तरीके से कराया सर क्वेश्चन। सर हमने 11th में स्टेट में एक चीज पढ़ी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, उसकी इससे हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं, हमें पॉइंट निकालना है, पॉइंट, ये पॉइंट। अच्छा, हमें डिस्टेंस निकालनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती तो ठीक था तेरा। यस तो हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं, उसमें रेडियस माइनस कर देता, आ जाता। हाँ। वो भी सही है। स्टेप कम हो सकते हैं, हम पहले ही पॉइंट मान ले। आपने कहा था ना जब भी लाइन हो तो उसको एक पॉइंट मिले, अल्फा मान के उसके बाद थोड़ा जल्दी होगा। इस पॉइंट को, ये पॉइंट इस लाइन पे है, जब भी किसी लाइन पर कोई पॉइंट हो उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, तो इसको अल्फा बोल देते हैं। और अगर x, y बोलते हैं, मतलब अल्फा, बीटा, तो अगर x की जगह मैं यहाँ पे अल्फा लिखूंगा तो ये 2α + 11। क्या ये सब लोगों को समझ में आया मैंने जो किया? यस सर। ठीक है, अब बच्चों इसका स्लोप ले लो। इसका स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर। तो इसका स्लोप है 2 = -1। बस खत्म क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लें। सो 4α + 22 - 1/2 इज इक्वल टू -α - 1। इसको उधर ले जाए, सो 4α + 22 + 1/2 बचेगा इक्वल टू -α। तो अल्फा की ये इधर आ जाएगा तो -5α इक्वल टू 45/2, 5 9s। तो अल्फा की वैल्यू बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है, ये आ रहा है। और ये अल्फा की वैल्यू हम यहां पे रख दो, तो 2α
प्लस 11 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो गया -9 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट होंगे -9/2, 2। दैट्स इट। सर हाँ बेटा, सर अगर इसे मैक्सिमम मिनिमा से करना होता तो कैसे करते? अगर हमें इसे मैक्सिमम मिनिमा से करना होता तो हम ये पॉइंट मान लिए, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाते, इसका इससे डिस्टेंस फार्मूला लगाते, उसे रेडियस से माइनस करते तो ये लेंथ आ जाती। यस सर। मतलब लेंथ आती है हमारी पास दिस रूट अंडर अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस दिस इज 2 अल्फा प्लस 11 माइनस 1/4 होल स्क्वायर, और इसमें से हम रेडियस माइनस कर देते जो भी आ रही है √67/4। अब ये लेंथ आ गई जो हमें, अब इसको शॉर्टेस्ट बनाना तो इसका डेरिवेटिव करते हैं अल्फा के टर्म में और 0 कर देते, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ थोड़ा लेंथी प्रोसेस है बट तूने पूछा तो मैं बता रहा हूं। हाँ ये प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल और मैक्सिमम आए, कई क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जल्दी बनते हैं। अरे बढ़ सकते हैं ना आगे? यस सर। है ना सर? हाँ बेटा। सर जैसे आपने उस सर्कल के सेंटर से और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला, अगर हम इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम लगाते तो आपने रेडियस माइनस कर दिया है ना? हाँ तो लेंथ हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलिए ना, जो सर्कल से नियरेस्ट डिस्टेंस हो वो तो ये डिस्टेंस यही होगी ना। हाँ सर। सर हमें अल्फा निकालना है, तो अगर मैं इसको सेंटर से और लाइन के बीच का डिस्टेंस लेके उसको मिनिमाइज कर दूं तो जो मेरे पास पॉइंट आएगा वो वही पॉइंट नहीं आएगा जो ओरिजिनल आना चाहिए था। क्या कह रहा है, क्या कर दूं मैं, दोबारा बोल। सर अगर मैं फंक्शन बनाकर उसमें से रेडियस ना माइनस करूं। कौन सा फंक्शन बना के, कैसे बना रहा है फंक्शन? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लाइन। तो उसमें फंक्शन कैसे बनेगा? पॉइंट हमें दिया हुआ है, लाइन हमें दी हुई है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ही आ जाएगी। हाँ तो मैं उसी डिस्टेंस को अगर मैं मिनिमाइज कर दूं तो मेरे को वही पॉइंट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था। नहीं तो ऐसा एक काम कर, फिर तो क्या है, डिफरेंशिएटिंग की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने ये पूछा था कि मैक्सिमम कैसे लगाते, इसमें डिस्टेंस फार्मूले मैक्सिमम लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, हमने बिना उसके भी किया। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो तू बोल रहा है कि इसमें से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसे रेडियस से माइनस कर दो और उसे इक्वेट कर देते हैं, इससे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मेरा इस मेथड से तो आगे जो आपने कराया है उससे तो आ गया था। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं सेंटर से और लाइन के जो अल्फा और 2 अल्फा प्लस 11 का पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस निकाल लूं, वो अल्फा के अंदर फंक्शन बन जाएगा। तो ये बन गया ना, ये वही है। हाँ इसमें से मैंने रेडियस माइनस ना करूं हाँ तो मेरे पास वही पॉइंट आने चाहिए ना जो ओरिजिनल आते। हाँ ठीक है, वही आएंगे, यही पूछ रहा हूँ। हाँ वही आएंगे। ये जो क्वेश्चन अभी तक हमने किए, ये मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे या फंक्शन पे या कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें अपन ने सीखा कि अपन को कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको जो भी डोमेन है अपन डिफाइन करके चल रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है, जो भी फंक्शन बन रहा है उसका डेरिवेटिव करके उन्हें 0 कर रहे हैं, और उससे अगर कहीं फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर मैक्सिमा पूछा है और एक ही वैल्यू आ रही है तो वही मैक्सिमा का केस है, मिनिमा पूछा है मिनिमा का केस है, एक ही वैल्यू आ रही है तो वो मिनिमा का केस है। ये हमने सीखा। हम लास्ट कंसेप्ट पे हैं। एक था पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा, तो वो मैंने डायग्राम से आपको समझाया था, पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे मिनिमा। एक था डोमेन के अंदर के, भाई कुछ नहीं दिया हुआ है, जो भी है वैलिड कर्व है और उस पर हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना था, वॉल्यूम पे, मेंसुरेशन में, कर्व में, एरिया बना के, जो भी है। तीसरा केस है कि आपको फिक्स इंटरवल दिया और मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। ये कौन सा केस आ गया? ये ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा का केस आ गया। क्यों भाई? ये ऐसा इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि आप डेरिवेटिव करें, आप डिफरेंशिएशन करें, उसे 0 करें और जो x की वैल्यू आए वो a से b के बीच में आए ही नहीं। अरे हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है, उसने ये नहीं बोला है कि आपको मैक्सिमम ना हो, वो कह रहा है मैक्सिमम ना a से b तक के बीच में बताओ। ऐसा हो सकता है कि sin x का ग्राफ बन रहा है ऐसा, ठीक है, ये sin x का ग्राफ जा रहा है, तुम कहो मैक्सिमम वैल्यू सर 1 है, मैं कहूंगा पूछ ही नहीं रहा, मुझे तो 0 से π/4 के बीच में वैल्यू बताओ, तुम्हारा dy dx 0 ही नहीं हो रहा।
तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पूछने वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका dy/dx 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है उस इंटरवल में। उसे तो इस इंटरवल में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। क्या आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, sir. है ना? उसमें अपन पूरे डोमेन में देख रहे थे तो चल जाता है, इसमें अपन को पूरा डोमेन नहीं देखना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है मैंने आपको उस समय भी समझाया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां पर जिससे आपको याद रहे। देखो पहला केस ये हो सकता है कि फंक्शन इज मोनोटोनिक। फंक्शन क्या हो? मोनोटोनिक हो, मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब इसमें फर्स्ट केस, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है किसके बीच में? ए से बी के बीच में, तो ग्राफ ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। और दूसरा केस हो सकता है कि फंक्शन क्या हो? डिक्रीजिंग हो। ठीक है, हमें सब निकालना पड़ेगा क्या कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बिल्कुल नहीं। स्टेप बता रहा हूं, स्टेप क्या चलनी है। पहला स्टेप, आपने कर्व लिया और उसका डेरिवेटिव किया और उसे 0 किया और उससे x की वैल्यू निकाली। मान लो x की वैल्यू आई x1। अब अगर x1 डज नॉट बिलोंग a टू b, ए से बी की बीच की वैल्यू में डिफाइन ही नहीं कर रहा, मतलब वो dy/dx 0 ही नहीं हो रहा, तो आप समझ जाइएगा कि ये मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दे रहा है। ये या तो इंक्रीजिंग है या ये डिक्रीजिंग है, यही वाला केस है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? हम केवल फाइंड करेंगे f ऑफ a एंड f ऑफ b। मतलब हम a और b की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमा होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगा। भले वो डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। दूसरा केस हो सकता है फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक। मतलब फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो अब इसमें भी एक ग्राफ ऐसा बन सकता है कि भाई ये a था, ये b है और ये x1 है। मतलब आपने y इक्वल टू एफ एक्स लिया, उसका डिफरेंशिएशन किया, उससे x की वैल्यू आई x1, और जो x1 आई है वो बिलोंग कर रही है a से b के बीच में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे? हम f ऑफ a निकालेंगे, हम f ऑफ b निकालेंगे और f ऑफ x1 निकालेंगे। ये तीनों वैल्यू हम निकालेंगे और ये तीनों वैल्यू निकाल के चेक कर लेंगे कि किस पे बड़ी वैल्यू आ रही है, किस पे छोटी वैल्यू। हमें मैक्सिमा, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह से मतलब नहीं है, हमें उस इंटरवल में सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है। तो एक ए बी जो कॉर्नर के पॉइंट है वो, और जिसपे dy/dx 0 हुआ है वो, तीनों वैल्यू पुट करके देख लेंगे। जो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की लेगी वो मिनिमा होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू लेगी वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, आराम से लिख लें तसल्ली से। आज मतलब हमारे पास इतना टाइम है कि हम चैप्टर ही खत्म कर दें। हाँ बेटा। तो ये जो पहले वाला है, पहला केस, तो उसमें हमें x1 मिल गया, तो उसके बाद क्या है सर लिखा हुआ है? अब वो x1 जो मिला हमें वो बिलोंग नहीं कर रहा है a से b के बीच में। मतलब हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा हो, तू समझने की कोशिश कर, हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा हो, ये है x1। ठीक है, हो सकता है ग्राफ ऐसा बन रहा है, यहां पे x1 है, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि वो इसके बाहर की वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, तो हम इसे छोड़ देंगे। हम तो केवल फिर क्या होगा, a और b पुट करके देख लेंगे, x की वैल्यू a और b जो एंड पॉइंट होंगे उसे फंक्शन में पुट करके देख लेंगे, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी छोटी, जो सबसे बड़ी होगी बड़ी, वही मैक्सिमम में दे देंगे। यस सर। हाँ, बिल्कुल सेंसिबल बात करते हैं और आपको समझ में आएगी ये चीजें होती हैं। सर ऐसे सेम चीज आपने फंक्शन में भी बताई थी, बताई रेंज थी, निकालते टाइम। बताई थी।
तो सब चीजें रिपीट हो रही हैं, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो सब याद होगा, बहुत मजा आने वाला है गुरु। मतलब आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी कि अपन को पता ही नहीं लगा और हम कब अपना गोल अचीव कर गए। और जो लोग भी अभी नहीं पढ़ रहे हैं भाई साहब, 100% उन्हें आखिरी में क्या है, आखिरी के महीनों में उन्हें जादू चाहिए होगा कि सर कुछ ऐसा तरीका बता दो, बस इतना कर लें और मतलब इतने नंबर आ जाए। 4 चैप्टर बचे हैं भाई इसके, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमने फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन और ये एओडी 7 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। ये 7वां चैप्टर चल रहा है, 4 और बचे हैं बस। ठीक है, तो पता नहीं चला है, हाँ पता नहीं चला है और आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात ये है। अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं सारे लूंगा। एओडी आज खत्म करते हैं, आज पीवाईक्यू लगाएंगे। एओडी जितना हो जाता है मैं कोशिश करता हूं आज खत्म हो जाए और पीवाईक्यू लगा पाए, नहीं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसे ये मैंने जितना आपको पढ़ा दिया अभी तक, इसके क्वेश्चन और करवा देता हूं। जेई मेंस में इतना ही है। अब जो 2-3 कंसेप्ट छोटे छोटे बचे हैं वो एडवांस के हैं, तो आप मेंस के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। जेई मेंस के जो इस साल आए थे वो भी अपन कर सकते हैं। सर कैलकुलस का वेटेज क्या रहता है एडवांस में? चीज बोली थी क्या सर कैलकुलस का वेटेज क्या रहता है एडवांस में? एडवांस में कैलकुलस से 13 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 36, 13 क्वेश्चन। 30% से ज्यादा आता है, 35-36% आता है। 12-13 क्वेश्चन तो आते ही हैं। मुझे याद है आज भी 2018 की बात है, शायद 2018 की, 2018 नहीं यार, ज्यादा बोलिए मैं, 2014 की शायद। 2014 में 21 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 36। पहले पेपर में 10 क्वेश्चन थे, दूसरे पेपर में 11 क्वेश्चन थे। तो जिसने कैलकुलस किया था केवल अच्छे से वही तो था उस समय तो, और जिसने कैलकुलस छोड़ दिया था वो मर गया बेचारा। सर हाँ बेटा, सर आपने अभी जैसे बोला कि अगर इंटरवल में नहीं आए वैल्यू तो भी मैक्सिमम। बच्चे तेरी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर, थोड़ा जोर से बोल। अब आ रही है सर? अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही बेटा, किसी को नहीं आ रही होगी शायद। थोड़ा वॉल्यूम। अब आ रही है? नहीं आ रही बच्चे। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है मैथ्स का। ठीक है, अरे आगे भी सही चलेगा, अभी तू देखता होगा। अब आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोल बेटा। सर मैं बोल रही थी कि आपने जैसे बोला कि इंटरवल के बाहर अगर वैल्यू आती है तो भी मैक्सिमा या मिनिमा कंसिडर कर सकते हैं, तो ये मोनोटोनिक में अगर x1 जो है वो इंटरवल में नहीं बिलोंग कर रहा है तो उसमें अपन कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमसे ए से बी के बीच में ही मैक्सिमम मिनिमम मांग रहा है। पर अभी आपने बताया ना सर कि उसके बाहर भी मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। नहीं, उसके बाहर कुछ भी हो सकता है। मतलब हम मैथ्स में अगर पढ़ रहे हैं, हम आईआईटी का पढ़ रहे हैं, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा मैथ्स है, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, लेकिन हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, तो जो चीज सिलेबस में नहीं है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, ए से बी के बीच में हमने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट करने के बाद x1 आया और x1 ए से बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब उस कर्व का डेरिवेटिव, उस कर्व में मैक्सिमा या मिनिमा कहीं ना कहीं आ रहा है, बस वो ए से बी के बाहर आ रहा है कहीं। तो अगर बाहर आ रहा है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। मैंने ये नहीं बोला नहीं, मैंने कहा इसे नहीं करेंगे। आपने शायद गलत सुन लिया हो, मैंने उस बच्चे से बोला, मैंने भाई जिसने पूछा था, मैंने ये बोला था ना कि इसे कंसीडर नहीं करेंगे अपन। ठीक है, हम केवल इसके फिर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ए और बी की वैल्यू फंक्शन में रख लेंगे और एफ ऑफ ए जो और एफ ऑफ बी जो देंगे वही मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर हाँ सर ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा हम डोमेन में ही देखते हैं ना? हाँ डोमेन में ही देखते हैं। ठीक, सारा डेरिवेटिव डोमेन में ही हो रहा है। शुरू हो जाओ।
सर ये कैलकुलस के सारे चैप्टर आपकी वजह से हुए हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, देख बहुत सारे लोगों के नहीं हुए। लेकिन सर आपकी ट्रिक्स अलग है ना, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, अभी तू निकल जाना, फिर अपन मेरी तारीफ करना, फिर मुझे अच्छा लगेगा। पिछले साल इतने बच्चे पढ़े, कुछ बच्चे अभी वैल्यू बतानी है या पॉइंट बताना? इंटरवल निकालना, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू बतानी है हमें। एक्स से मतलब नहीं है, हमें तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए -5 से 5 के बीच में। मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूं, कोई क्वेश्चन, क्योंकि लगातार अब क्वेश्चन आने लगे हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो एओडी का होगा तो हाथों हाथ ही ले लेंगे। सर इसमें बताना क्या है क्वेश्चन में? आ तो गया सब। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है बच्चे। ठीक है सर। सर हमारा एडवांस का पेपर कब होगा? तुम्हारा एडवांस का पेपर होना चाहिए मई में। ठीक है सर। अगर अभी सब कुछ जैसा चल रहा है चलता रहा तो मई में होएगा, 25 मई के आसपास पड़ता है, 3rd संडे ऑफ मई। सही है भैया। e⁻1 से e⁻48। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं भाई, चमक रहा है सबको। चैतन्य ई की पावर में लेना है आंसर। सर पहला अटेम्प्ट बोर्ड से पहले ही आ जाता है? पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में आना चाहिए, इस बार 4 होने चाहिए, बाकी पता नहीं। डेरिवेटिव किया, चेन रूल लगाओ, और x² - 4x + 2x - 4 इक्वल टू 0 करो। हमें चेक नहीं करना है मिनिमम आ रहा है मैक्सिमम आ रहा है, तुम तो बिल्कुल 0 करो। ये 0 होगा नहीं, x की वैल्यू आ गई 2। चेन रूल लगाएं, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 इसके बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो एक x = 2, एक -5 और एक 5, तीनों वैल्यू पुट करके देख लो। ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपन तो 2 पुट किया, तो y की वैल्यू e⁻², 4 - 8 + 3 e⁻−1, देन -5 तो 25 + 20 + 3 e⁻48, एंड 5 तो e⁻25 - 20 + 3 so e⁸ तो ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, तो रेंज ऑफ दिस इज e⁻−1 to e⁻48। तो ये रेंज आ रही है मतलब? हाँ ये रेंज आ रही है सीधे, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम मतलब रेंज इन दी गिवन इंटरवल। अदरवाइज इसका डोमेन ऑल रियल है, तो डोमेन में नहीं पूछ रहा, फिक्स इंटरवल में पूछ रहा है। ओके। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। आओ आगे बढ़े। हाँ जी, लो आई टिग्नोमेट्री आ गई। सर हाँ सर मुझे ना कंफ्यूजन हो गई सर कि क्या हो गया? जब हम ग्लोबल मैक्सिमा जब हम ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा देखते हैं तो फिर हाँ। जो हमें इंटरवल गिवन है हम उसका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कहते हैं, या फिर जो उसकी पूरी डोमेन होती है उसका हम ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा कहते हैं? जो जो गिवन है इंटरवल, अगर इंटरवल गिवन कर रहा है तो इंटरवल गिवन है, उसी में देख रहे हैं अपन बेटा। ठीक उसमें है कंफ्यूजन कैसा? सर, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है सर।
तो ये बात याद रख के जीवन में हम हमेशा इंटरवल में ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा ढूंढ रहे हैं। तो तेरा जितना लेवल होगा, तेरी जितनी रेंज बढ़ती जाएगी, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमा चेंज होता रहेगा। ठीक है सर। प्रीवियस क्वेश्चन में नॉन मोनोटोनिक कैसे हुआ? अरे यार dydx 0 हो रहा था और लीनियर इक्वेशन थी, 2 से बड़ा लेगा तो dydx चेंज हो रहा है, साइन बड़े छोटे में। यस सर। अगर dydx 0 हो रहा है -5 से 5 के बीच में, इसका मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है कहीं ना कहीं, या डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, भवनीश ने एक बात पूछी है और मैं ये आप लोगों से भी पूछता हूं, तुम लॉजिक से बता सकते हो क्या कि पिछले वाले क्वेश्चन में जो x = 2 था, वो dy/dx जहां 0 हुआ था, वो मिनिमा या मैक्सिमा किसका केस था? वैल्यू से मत बताना, वैल्यू कुछ भी हो, मिनिमा या मैक्सिमा किसका केस था? मिनिमा। अगर आप वैल्यू देखते हैं, आप देखो x = 2 पे कितनी वैल्यू आई थी? e⁻⁻1, ठीक है, वो सबसे छोटी वैल्यू थी, इसका मतलब है वहां पे मिनिमम मिल रहा होगा। ऐसे जा रहा होगा, फिर ऐसे क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक से भी देख सकते हैं ना? हाँ, देख सकते हो। बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो गड़बड़ हो रही है इसमें। गड़बड़ हो रही है? तो गड़बड़ होना तो अच्छी क्या? तो स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसमें। बहुत बुरा हुआ। सर एक हाँ, f' है -3 sin 3x और प्लस 15 cosec 15 sin x और इक्वल टू 0। अब 3 हटा लो और sin 3x का फॉर्मूला लगाओ, 3 sin x - 4 sin cube x। तो बनाओ। ठीक है अजय ने तो आंसर दे दिया, ऋषभ ने भी आंसर दे दिया। अब ये आंसर सही है या गलत है वो अभी देखेंगे। सर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 12th के कौन से उसमें आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से चैप्टर है, 12th में आएगा, अलग से चैप्टर है। अच्छा। मैं पढ़ाऊंगा, अलग से चैप्टर है बेटा, 5-6 लेक्चर चलेगा आराम से। एडवांस में बहुत अच्छा लेवल है, मेंस में तो सिंपल ही है। मेंस में बकवास क्वेश्चन आया है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आया, सिंपल था, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। -1 से क्या 4 अटेम्प्ट होंगे क्या मेंस के? उम्मीद तो है यार, अभी कोविड नहीं फैला है, कुछ हो नहीं रहा अभी, तो ठीक है, होने चाहिए। अब डोज, बूस्टर डोज भी फ्री कर दी है, फ्री नहीं की होती तो शायद होता लोगों को कोविड, अब फ्री कर दी गई है, अब सब लगवा रहे हैं, पहले लगवा नहीं रहे थे। इंडिया है ये। sin 3x - 5 sin x equal to 0. So it is 3 sin x minus 4 sin cube x minus 5 sin x equals to 0. So it is sin x common, minus sin x common, so it is minus 2 sin x common, so it is 2 sin square x and this is 2, तो -2 निकल गया, sin x निकल गया +1, है ना। तो एक sin x equal to 0 आ रहा है बस,
ये तो जीरो हो नहीं रहा, तो साइन एक्स की वैल्यू जीरो इसके बीच में कहां हो रही है, पाई पे, है ना? यस सर। बस बिंदास शुरू हो जाओ। पाई बाय 3 लो, x इक्वल टू पाई बाय 3 लेते हैं, x इक्वल टू पाई लेते हैं और x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, बस पुट करो एंड एंजॉय। y इक्वल टू, हाँ भाई पाई बाय 3, पाई बाय 3 यहां पर रखेंगे, पाई कॉस पाई माइनस 1, कॉस पाई बाय 3 1 बाई 2 तो माइनस 15 बाई 2 प्लस 8, सो दिस इज 7 7 14 माइनस 1 बाई 2। पाई पाई रखेंगे कॉस 3 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज माइनस 1, यहां पर पाई रखेंगे ये भी माइनस 1 तो प्लस 15 एंड 8, सो इट इज 14 14 प्लस 8 22, देन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रखेंगे यहां पे 9 पाई बाई 2 हो जाएगा, दैट इज 0, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0, दिस इज ऑल्सो 0 8, तो रेंज आ रही है क्या आ रही है, -1/2 से 22 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इसमें 0 करके फिर देखना होता है ना बस? क्या सर पहले 0 कर देने का, अगर 0 होता है तो सही, नहीं तो फिर वैल्यूज रखना होती है डायरेक्ट। बिल्कुल, अगर ये 0 नहीं हो रहा होता हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते, ये दोनों वैल्यू रखते हैं उससे आंसर निकाल देते। सर सर मैंने सर जो आपका सर थर्ड स्टेप है ना सर, उसमें मैं 5 साइन एक्स को सर उस साइड दूसरी साइड ले गया और सर कैंसिल कर दिया। यस सर, इसलिए वेरिएबल कैंसिल मत करना बेटा, गलतियां हो जाएंगी, वेरिएबल कैंसिल नहीं करते। ओके सर। हाँ, कांस्टेंट कैंसिल करना, वेरिएबल कैंसिल नहीं करना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं लगातार, मजे की बात है। हाँ भाई, अब इसमें कुछ नहीं है, तुमने देख लिया ना क्वेश्चनों में ऐसा कुछ नहीं है, ये वैरायटी है जो एक मिसलेनियस वैरायटी है, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि एक फंक्शन दे देगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव लेंगे वैसे अपन, एज सर्टेन वेदर पाई टू द पावर ई और ई टू द पावर पाई इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर। अब ये ऐसा नहीं पूछता, ऑप्शन में पूछता है ई की पावर पाई ग्रेटर देन ई की पावर पाई की पावर ई, इस तरह से लेस देन या कोई और फंक्शन दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाया जाता है थोड़ा सा सीखते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग ट्राई करोगे, पहले बताओ कि कहां से कहां तक इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां से कहां तक आ रहा है, वो निकालना आता है ना सबको, बताया मैंने। क्या आप लोग इसे डेरिवेटिव करके मुझे बता पाएंगे कि कहां से कहां तक ये इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक ये डिक्रीजिंग है, इतना बता के देखो। हाँ बिल्कुल, ट्राई करो, फिर मैं समझाता हूं। कैलकुलस ही क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे तो अभी। ई से बड़े के लिए डिक्रीजिंग है, अच्छा ठीक है अजय, देखते हैं। आगरा सेंटर, बोर तो नहीं हो गए? बनाओ बनाओ बच्चों। सर वैसे इसको डायरेक्ट बता सकते हैं ना? डायरेक्ट कैसे पता लग जाता है यार, मुझे नहीं पता है कैसे पता लग रहा है डायरेक्ट। सर पाई मतलब पाई और ई में से पाई बड़ा है, तो ठीक है, 1 के बाद में ही दोनों ही मतलब पाई ई ज्यादा बड़ा होगा, उसका ग्राफ बनाएंगे तो। वाह यार, ऐसा होता है क्या? सर ऐसा अरे इतना आसान होता है तो फिर बात ही कर। तुझे लगता है तू ऐसे रख के देख के 3.14 की पावर 2.71
और ये लिखा है 2.71 की पावर 3.14। तेरे हिसाब से कौन सा बड़ा हो गया? सर ये पाई की पावर ई बड़ा है। ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, ठीक है ना? सर ये तो मैंने कर रखा है, ये बहुत लफड़े हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमने डिफरेंशिएट किया, मैं वही लगा रहा हूं, वही अपना पुराना fx की पावर gx वाला, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो ये हुआ, पहले हम a की पावर x मान रहे हैं, तो a टू दी पावर x इंटू ln a, a की जगह x था, और x की जगह जो था उसका डेरिवेटिव -1/x², ठीक है। ये a टू दी पावर x को बनाया, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर a x, फिर ln a, और x की जगह जो था उसका चेन रूल से डेरिवेटिव, प्लस फिर x की पावर n मानो, तो n इंटू x की पावर n-1, और x की जगह x ही है तो उसका डेरिवेटिव 1 ही रहेगा। अब अगर आप इसको लिखना चाहो, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएं, तो x की पावर 1/x - 2, और ये है माइनस लॉग x। इसमें भी एक x को ऊपर ले जाओ, तो ये भी है x की पावर 1/x - 2, तो इसको कॉमन निकाल लो, तो x की पावर 1/x - 2 कॉमन, माइनस लॉग x + 1, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो है ये तो पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये रह गया। अब मैं अगर इसे इंक्रीजिंग कहता हूं, इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालें, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव देंगे, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस लॉग x + 1 शुड बी पॉजिटिव। तो लॉग x ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन हो जाएगा, log x उधर ले जाएंगे तो लेस देन 1, तो x लेस देन, ये log हटाएंगे, e की पावर 1 मतलब e, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 0 से 1 e के बीच में क्या है, इंक्रीजिंग, और मतलब इंक्रीजिंग आ रहा है, x की वैल्यू 0 से e तक, डिक्रीजिंग आ रहा है x की वैल्यू e से इंफिनिटी तक। यहां तक सबको समझ में आया है? यस सर। अब तुम्हें जो भी दिया है, पहले ये देख लो कि जैसे ई तो दिख रहा है, पाई जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है इन दोनों में से? दूसरे सेकंड वाले, मतलब डिक्रीजिंग वाले में, ध्यान रखना डिक्रीजिंग वाले में। तो मैं ऐसे लिखता हूं, बिकॉज पाई इज ग्रेटर देन ई, जो कि ट्रू है, पाई बड़ा है ई से, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो कि दिस इज नॉट अ पाई ग्रेटर देन ई, दिस इज x1 ग्रेटर देन x2। x1 जो है वो x2 से बड़ा है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि ये इंटरवल, ये जो वैल्यू ले रहे हैं ये इस इंटरवल में है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन होगा f ऑफ x2 के। तो अगर आप f ऑफ पाई देखें तो f ऑफ पाई बनेगा पाई टू दी पावर 1/पाई, और ये लेस देन है e टू दी पावर 1/e के, ठीक है। अब अरे यहां तक समझ में आया होगा सबके? सर एक बार रिपीट करना फिर जो आपने लास्ट में कहा भी। मैंने ये बोला कि पाई, हमें रिलेशन निकालना है ई और पाई में, तो पाई जो है वो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो हम इस इंटरवल को लेके चल रहे हैं। तो मैं कहूंगा पाई जो है ग्रेटर देन है ई से। अब इसको ऐसे रीड करो कि x1 ग्रेटर देन है x2 से, और फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो f ऑफ x1 क्या होगा, लेस देन होगा f ऑफ x2 से। अब f ऑफ पाई, पाई पुट कर दिया तो ये आ गया, ई पुट कर दिया तो ये आ गया। अब दोनों साइड, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए, दोनों साइड पाई इंटू ई का मल्टीप्लाई कर दो, पावर में दे दें, तो यहां से पाई कट जाएगा, तो पाई की पावर ई लेस देन, और ई की पावर पाई। कौन सा बड़ा आ रहा है हीरो? उल्टा हो गया? यस सर। तो गलती से भी ऐसा सोच मत लेना, सोचने से कुछ नहीं होता, जहां कंफ्यूजन होते हैं वहीं पे गलतियां होती हैं। सर बाकी 3 की पावर x का और 2 की पावर x का ग्राफ बनाएंगे, तो वो 0 एक्सिस के बाद में पॉजिटिव के लिए 3 की पावर x का ज्यादा ऊपर ही तो होगा। किसका ग्राफ बनाएंगे? 2 की पावर x एंड 3 की पावर x का। 2 की पावर x और 3 की पावर x में बहुत अंतर है। 2 की पावर x और e की पावर x में भी बहुत बड़ा अंतर है। 2 की पावर x में अगर तू x रख रहा, x की अगर 2 रखता है, तो ये 2 की पावर 2, ये कितना होता है 4, है ना? यस सर। लेकिन e की पावर x है, और अगर तू इसमें x की अगर 2 रखता है, तो e स्क्वायर की वैल्यू करीब करीब शायद 7 पॉइंट समथिंग कुछ होती है।
समझ रही है बात को? यस सर। और बहुत बड़ा अंतर है, मत दिमाग लगा इस तरह का, प्रोसेस बता रहा हूं। हाँ इंक्रीजिंग है, फिर मतलब अपन ग्राफ बनाए तो ये तो कह ही सकते हैं वो ग्राफ हमेशा ऊपर रहेगा उस वाले ग्राफ से। नहीं, कहीं ना कहीं हो रहा है ना, डेरिवेटिव हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू ई पुट करके देख। अगर हम इस कर्व में एक्स की वैल्यू ई पुट करें तो ई की पावर, अच्छा नहीं वो तो कुछ और बात हो गई। सर मैंने किया था तब तो ये उल्टा आ रहा था रिलेशन। इसमें दोनों वेरिएबल हैं बच्चे, तू क्यों नहीं समझ रहा? यस तो ठीक है। कैलकुलेटर में भी यही आ रहा है। हाँ, तू तो कैलकुलेटर से चेक कर ले, कैलकुलेटर से सेम आएगा। ठीक है, और कुछ बचा है तो देख लेते हैं, और क्या बचा रह गया। हाँ, ये तो खैर वही केस है, ये ऐसे बना सकते हो आप, चीज वही है जो अभी पढ़ रहे थे अपन, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है। ठीक है, क्या? फाइंड द इमेज, इमेज मतलब रेंज ऑफ द इंटरवल, इस इंटरवल में, ठीक है, अंडर द मैपिंग ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन बाय दिस। तो इस फंक्शन की इस इंटरवल में इमेज निकालनी है, इमेज मतलब रेंज निकालनी है, तो वही ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का केस है। तो इस तरीके का कभी पूछे तो घबराना नहीं, चलने दे। सर लास्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी हम्म सर। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसे हमें पाई और ई पूछा था, और हमारा जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला आ रहा था वो हमारा ई पे डिपेंड कर रहा था कि अगर ई से बड़ा तो डिक्रीजिंग और ई से छोटा तो इंक्रीजिंग। सर अगर हमारा और उन्होंने जो हमारा पाई दिया होता है वो 3.7 होता है, 3.14 होता है, तो वो हमारा ई से ज्यादा था। पर हमें अगर कोई ऐसे नंबर कंपैरिजन में दे दे जिसमें जिसके उसके ऊपर का ग्राफ एक तरफ डिक्रीजिंग हो और दूसरा नंबर जो है वो हमारा एक तरफ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो। कैसे, कोई बता, कोई एग्जांपल वैसे होता है, कोई भी नंबर ले ले ऐसा। सर जैसे इसी फंक्शन में अगर हमें हमें पूछा होता कि इसमें क्या आ रहा था, जैसे हमें कंपैरिजन करना होता सर 1 और 5 के बीच में करना होता, 1 और 5 के बीच में करना होता कि 5 पे हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है और 1 पे कर रहा है वो इंक्रीज। तो तू आराम से बता सकता था। तो उसकी वैल्यू निकाल के करना पड़ता ना हमें। नहीं नहीं, वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती ना, हम पहले उसको 1 और ई का निकालते और फिर 5 और ई का निकालते। अच्छा उससे आ जाता। ई से कंपेयर करते हैं फिर। हाँ, ई से कंपेयर करके आ जाता। अच्छा ठीक है ना, समझ आया तू? हाँ सर समझ गया। हाँ बेटा। एक बार ये इमेज ऑफ इंटरवल ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा, कभी भी ऐसा दिया होगा ना, फाइंड द इमेज, हमने सीखा था कभी कि जब हमने मैपिंग सीखी थी ना, ऐसे मैपिंग बनाते थे, ये A to B, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 ऐसा कुछ भी। तो ये जो डोमेन होते थे, डोमेन को हम ऑब्जेक्ट बोलते थे, और जो इससे जो अटैच हो रहा है, मतलब जो रेंज बन रही है, उसे हम इमेज बोलते थे। यस सर। तो इमेज जो होती है बेसिकली रेंज होती है, और ऑब्जेक्ट जो अगर बोला जाएगा तो वो डोमेन होता है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ द इंटरवल, इस इंटरवल की, मतलब ये डोमेन है, इस डोमेन पर इमेज निकालो, मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है। द इमेज ऑफ द इंटरवल अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन दिस, इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल की इमेज निकालो, मतलब हमें रेंज निकालना है और डोमेन ये दी हुई है, तो हमें बेसिकली ग्रेटेस्ट और ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा निकालना है इस इंटरवल में। ओके सर। हाँ निकाल बेटा, बढ़िया। -1 से 3 दिया हुआ है, ठीक है भाई, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ बचा होगा तो लेंगे, नहीं तो मिसलेनियस कंसेप्ट और बचे, वो मिसलेनियस केस लेके ये खत्म हो जाएगा। सर अभी जैसे उसने पूछा था हाँ। वो वाली बात 1.5 वाली, आपने कहा कि ई से कंपेयर कर लेंगे उस केस में, लेकिन सर जो क्वेश्चन पूछेंगे हमसे उसमें वो ई से ही कंपेयर हो, मतलब वो दोनों की पावर ही अलग अलग होगी ना, उस वक्त वो दोनों ई की पावर भी अलग अलग होगी। तू खुद करके देख पहले। नहीं सर, सपोज 2 की पावर पाई दे रखा है, उसको हम ई की पावर पाई से कंपेयर कर लेंगे, और 5 की पावर ई दे रखा है सपोज, तो नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों तरफ पाई इंटू ई का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे उस केस में। हम 1 की पावर 1/1 और ई की पावर 1/e
और उधर दूसरी साइड e की पावर 1/e और 5 की पावर 1/5, उससे कंपेयर कर लेंगे पहले। करके देखो। और उससे -8 फिर to 72। -8 to 72, ठीक है। और जब e की पावर 1/e एलिमिनेट हो जाएगा उसमें से, आराम से हो जाएगा। f dash x 12x² - 12, ठीक है। मैंने फैक्टराइज कर लिया, या इसको फैक्टराइज करना ही नहीं है, जीरो करना है बस। x की वैल्यू 1 और -1 आ रही है, तो एक तो -1 खुद आ गया, ठीक है, और एक 1 इसके बीच में आ रहा है, तो x की वैल्यू -1 लो, 1 लो और 3 लो, और फंक्शन में पुट कर दो। तो 1 पुट किया तो -4 + 12 इट इज 8, 1 पुट किया तो 4 - 12 इट इज -8, एंड 3 पुट किया तो 27 4 × 27 हो गया, और -12 × 3 मतलब 36 हो गया। सो दिस इज 8 10 108 - 36 हो गया, सो दिस इज 272। तो -8 to 72 आ रही है इमेज, और वी कैन से रेंज। बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है भाई, बढ़े? Yes, बहुत अच्छा। हाँ भाई, मिसलेनियस केस देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, पहला मिसलेनियस केस है, 3 मिसलेनियस केस है, 3 या 2 कंसीडर कर रहे हैं, और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कर लेते हैं, अभी एक हाथ अभी कर लेते हैं, एक हाथ अभी 15 मिनट बाद फिर दोबारा मिलेंगे, उसमें कर लेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आज। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका आंसर, इसका जवाब जो है वो बहुत कम लोगों को इंडिया लेवल पर पता है, सब अपने अपने मर्जी से आंसर बनाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन थॉमस फिनी करके जो राइटर हैं, कैलकुलस के देवता हैं, जिनको एनसीईआरटी ने जो सिलेबस बनाया हुआ है वो, और अपने आईटी एडवांस के जो प्रॉब्लम बनते हैं उनकी थ्योरी जो बेस है, थ्योरी बेस जो है वो थॉमस फिनी से ली गई है। वो क्लियर करते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन शो कर दो। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये वाला भी नहीं, ये वाला, ये कह रहा है, देखिए चैतन्य जल्दी। सर नेक्स्ट क्लास भी आपकी है? हाँ, नेक्स्ट क्लास भी है, मेरी है, अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी। नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा है सर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अच्छा मजा आता है। ऐसा मजा आता है, ठीक है। बस केमिस्ट्री बोर करती है। इसका भी लास्ट, तू पूरा ही लिख ले बेटा, लेट आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। कल से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट है, इंटीग्रेशन, हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक भी जन छुट्टी नहीं मानना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, मतलब ऊपर से भगवान भी उतरे आएंगे तो तुम्हें समझा नहीं पाएंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर आपने बीच में से पकड़ा तो गारंटी है मेरी, तुम कितने भी यूट्यूब पे देख लेना या तुम कितने भी वीडियो देख लेना, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉजिक ही अलग है, ठीक है, वो कंप्लीटली लॉजिक अलग है। ये बहुत आसान पढ़ना है अभी अपन, वो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी अगर आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक छोड़ दिया तो। खैर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि वो लॉजिकल है, बहुत लॉजिक रखता है वो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, सब लोग ध्यान से सुनना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन dy by dx से रिलेटेड नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। डबल डेरिवेटिव में मैंने आपको बता दिया है कि डबल डेरिवेटिव हमें क्या देता है, कॉन्केविटी। हाँ, d2y by dx square gives concavity, d2y by dx square पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप है, एंड d2y by dx square निगेटिव है तो कॉन्केव डाउन है, ठीक है। अब एक तो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, तुम लड़ सकते हो इस बात पे, ठीक है, मतलब टीचर लड़ लेते हैं इस बात पे जो मैं आपको बता रहा हूं।
सिंपल सा ये बोल दिया जाता है कि जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है, अ फंक्शन वेयर कॉन्केविटी विल चेंज, मतलब जहां पर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा कॉन्केव अप से, जैसे साइन एक्स चल रहा है, देखो जरा ये साइन एक्स का ग्राफ चल रहा है। साइन एक्स के ग्राफ में पाई पे देखो, पाई पे क्या हो रहा है, पाई के लेफ्ट में कॉन्केविटी डाउन थी, पाई के राइट में कॉन्केविटी क्या हो गई, अप हो गई। तो कॉन्केविटी जहां चेंज होती है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन, अ पॉइंट वेयर कॉन्केविटी विल चेंज एंड टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अ पॉइंट वेयर concavity will change and tangent can be drawn is called point of inflection. ठीक है, ये तो डेफिनेशन है। मतलब हम एक बार पंगा हो गया था बहुत, ठीक है, ये एलएन में था, मैं 4 ग्राफ बना दिए थे। एक ग्राफ ऐसा बना हुआ था, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ था, एक ग्राफ ऐसा बना हुआ था, और एक ग्राफ ऐसा बना हुआ था। पूछ लिया था कि कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये कॉन्केविटी यहां पे पूरी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, यहां पे कॉन्केविटी डाउन है और इसके आगे भी डाउन है। तो कॉन्केविटी हमेशा क्या है, कॉन्केविटी चेंज नहीं हुई, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। यहां पर कॉन्केविटी डाउन है और ये कॉन्केविटी अप है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, तो बोला गया था इसका आंसर सी होगा, जबकि आंसर इनमें से चारों में से कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वो शार्प कॉर्नर मिल रहा है यहां पर, ठीक है, यहां पे शार्प कॉर्नर मिल रहा है, और शार्प कॉर्नर जहां मिलता है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ये बात अलग है बच्चों, दोनों चीजों में अंतर है। हम कहते हैं कि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है, ये अलग बात है, और dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं है, ये अलग बात है। दोनों चीजें अलग अलग बातें। यहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पे फंक्शन डेरिवेबल हो, ठीक है, डिफरेंशिएबल हो, लेकिन उसका dy बाई डी एक्स डिफाइन नहीं हो रहा। ऐसा केस कब होगा? मोस्टली शार्प कॉर्नर से पॉसिबल नहीं हो सकता है, शार्प कॉर्नर नहीं है। एग्जांपल देता हूं, तुम्हें इनवर्स के ग्राफ बनाने आते हैं ना? यस सर, आते हैं। यस सर। देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब लो, इसका इनवर्स निकालते हैं। तो y की पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू y के टर्म में ली, इंटरचेंज कर दिया, तो y इक्वल टू आ गया x की पावर 1/3। अब आपको पता है कि इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू एक्स के अलोंग क्या होता है, मिरर इमेज होता है ना। तो मैंने ये ग्राफ बनाया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसके इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपने कहीं नहीं पढ़ी अभी तक, ठीक है। मतलब ये मैं नहीं दे रहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चीज ही ऐसी है, ध्यान से सुनना। अरे यार मुझे चाहिए होगा, एक मिनट बच्चों। मैंने आपको ये बता दिया कि y इक्वल टू एक्स क्यूब जो है उसका इनवर्स बना है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3।
और अगर हम ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा बन रहा था और x की पावर इसका इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है। तुमने टेंजेंट के बारे में अभी तक क्या सीखा? ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, ये मिसलेनियस केस है, ये एडवांस की बात है, ये मेंस की बात नहीं है। तुमने अभी तक टेंजेंट के बारे में सीखा है कि टेंजेंट टच करके जाती है एक पॉइंट से किसी भी कर्व को, है ना? और ये सही भी है। लेकिन अब जरा देखो, हमने पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब उठा लिया तो एक्स क्यूब को समझते हैं। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैंने ऐसे डेरिवेटिव किया, इसको डेरिवेटिव किया, 3x² आया, x की जगह 0 रखा तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया? 0 हो गया। टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप जो है, 1 मिनट बच्चों, अरे यार ठीक है, स्लोप आ गया टेंजेंट का। पॉइंट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ रही है 0। हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास स्लोप है y माइनस y1 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस x1। टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ रही है? 0। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे टेंजेंट हो रही है क्या? x एक्सिस टेंजेंट है क्या? x एक्सिस टेंजेंट नहीं है, x एक्सिस टेंजेंट नहीं है, ये कट करके जा रही है। तो बेसिकली पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, देखो कॉन्केविटी डाउन है और कॉन्केविटी अप हो गई, किस पे? 0 पे। ठीक है, ये कॉन्केविटी, और मैं प्रूव कर सकता हूं, देखो डबल डेरिवेटिव करो, चीजों को समझो ध्यान से। डबल डेरिवेटिव किया, कितना आ गया बच्चों? 6x। अब चेक करो कॉन्केविटी चेंज हो रही है या नहीं। 0 प्लस 0 माइनस लिया, 0 प्लस लेंगे तो क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव, d2/dx² पॉजिटिव। 0 प्लस लेने पे मतलब कॉन्केविटी अप, 0 माइनस पे d2/dx² नेगेटिव होगा, मतलब कॉन्केविटी डाउन। तो 0 के लेफ्ट में कॉन्केविटी डाउन है, 0 के राइट में कॉन्केविटी अप है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, टेंजेंट भी ड्रॉ हो रही है, मतलब ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टेंजेंट जो है वो टच नहीं करती, कर्व को कट करके जाती है। ठीक है, पॉइंट तो उसको टेंजेंट क्यों कहते हैं? ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक मिनट रुक जा, इज अ पॉइंट वेयर टेंजेंट क्रॉस द कर्व। हाँ, अब बोल, क्या बोल रहा है? सर अगर वो ग्राफ को टच नहीं कर रही तो कट कर रही है, तो वो टेंजेंट किस बात की रही? dy बाई डी एक्स टेंजेंट का स्लोप देता है ना। हाँ सर, वो तो फॉर्मूला के हिसाब से आगे, लेकिन ग्राफिकली वो टेंजेंट तो बन ही नहीं सकती उस पॉइंट पे। एक पॉइंट से होके जा रही है, दोबारा कहीं कट नहीं कर रही नहीं, है ना? तो वो रूल को तो फॉलो कर रही है। यस सर। लेकिन ऐसी आप कह सकते हो ना, ऐसी तो बहुत सारी हो सकती है सर। यस सर। ठीक है, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी कैलकुलस थ्योरी ये टेंजेंट है ना? सर हम इसको ऐसे भी तो जस्टिफाई कर सकते हैं ना कि एक टेंजेंट ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि वो ग्राफ को कहीं और कट नहीं करेगी। हाँ, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हाँ, तो फिर इसने बस उसी पॉइंट पे ही कट कर दिया फटाक से। हाँ, मतलब ये एक ऐसी नहीं, लेकिन ये कहीं टच नहीं कर रही है, कट करके जाती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे कर्व टच करके ना जाके टेंजेंट उसे कट करके जाती है। अब तुम इस बात को समझो, तुमने ध्यान नहीं दिया हो, साइन एक्स में भी ऐसा हो रहा है, मतलब कोई बड़ा कर्व मत लो, तुम तो साइन एक्स लो, ये साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है, जरा 0 पे टेंजेंट निकालो, x इक्वल टू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे, 0,0 पॉइंट है, डेरिवेटिव करो, इक्वल एक्स cos x, x की वैल्यू 0 रखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट बना रहा है, तो y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। y इक्वल टू एक्स लाइन जो बनती है वो ऐसी बनती है, वो कट करके जाती है,
और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है, आप डबल डेरिवेटिव करो, बड़े लफड़े हैं ये सब। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं जितना हम मैथ्स जानते हैं उससे और भी आगे बहुत कुछ है, ठीक है। अब आप चेक कर लो, 0 प्लस 0 माइनस पे चेक करो, 0 माइनस जरा सा भी अपन ने नेगेटिव लिया 0 से और यहां पर पुट किया तो साइन एक्स नेगेटिव होगा, 0 से जरा से पीछे गए साइन की वैल्यू नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब कॉन्केविटी यहाँ पे। और अगर मैंने 0 प्लस लिया साइन पॉजिटिव, माइनस साइन लगाया तो नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब कॉन्केविटी क्या है, डाउन है 0 से आगे जाने पे। तो कॉन्केविटी चेंज हो रही है, टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। निकिता इससे पहले वाला भी केस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का था बच्चे, ठीक है। सर बट हम इस पे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं ना, क्या बट इस पॉइंट में हम बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कट करती हुई जाएंगी। और कोई टेंजेंट आएगी तो dy बाई dx की दो वैल्यू मिल जाएंगी, एक ही वैल्यू आ रही है, ओके सर, तो उसी को लेंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अब मैं स्टेप बता रहा हूं आपको स्टेप वाइज चले, नहीं तो आप परेशान होंगे। जितना है एडवांस में हम उतना पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेप वाइज चलूं कि मुझे कैसे पता लगेगा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, ठीक है। तो आपने डबल डेरिवेटिव किया और उसे 0 किया, ठीक है, और वो जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है dy dx 0 एंड चेंज इट्स साइन where x equal to x1 where it is 0, मतलब डबल डेरिवेटिव को आपने 0 किया, उससे जो x की वैल्यू आई उस वैल्यू पर वो अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब अपने लेफ्ट और राइट में वैल्यू क्या कर रहा है, साइन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। दूसरा केस ये हो सकता है कि y डबल डैश नॉट डिफाइन, y डबल डैश नॉट डिफाइन एट गिवन पॉइंट, देन ऑल्सो इट इज अ केस ऑफ, मतलब आपको डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको जो पॉइंट दिया होगा, जनरली क्या होता है कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसी पॉइंट पे पूछता है, आपसे कोई पॉइंट पे पूछेगा कि इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है, या आपको एक कर्व देगा और कहेगा ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किस पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो हम वो पॉइंट पे पहले डिफरेंशियबिलिटी तो चेक कर ही लेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव अगर देखो y डबल डैश नॉट डिफाइन होगा, इसका मतलब y डैश पहले ही नॉट डिफाइन हो रहा होगा। जैसे इसको देखो, इसको समझो, मैंने अभी ग्राफ बनाया था किसका, y इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाय, सॉरी हाँ ये बनाया था ना, नहीं ये y इक्वल टू एक्स की पावर 3 का था और इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बन रही थी, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू ऐसा बना देता हूं, ये था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। जरा इसको देखो, मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, अगर y डैश क्या हो गया 1/3 x की पावर -2/3, मुझे y डैश से मतलब नहीं है, मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा, -2/9 x की पावर -5/3, इसको अगर मैं लिख लूं 2/9 1/x की पावर 5/3, क्या ये 0 पे डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइन है। लेकिन क्या ये शार्प कॉर्नर वगैरह कुछ दे रहा है, नहीं, नो सर, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लेकिन क्या है इसकी जो टेंजेंट आ रही है dy बाई dx भी नॉट डिफाइन है, 1 में चला जाएगा, मतलब जो टेंजेंट आ रही है वो ऐसी जा रही है, क्योंकि जो x क्यूब की टेंजेंट थी वो x एक्सिस थी, तो उसके इनवर्स की टेंजेंट क्या हो गई, y एक्सिस हो गई, और y एक्सिस का स्लोप जो है, एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो dy बाई dx नॉट डिफाइन है। तो ये दो ही केस हो सकते हैं जिस पे फंक्शन क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेप 1 के साथ डबल डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, जो पॉइंट दिया है, अगर उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है और साइन चेंज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और अगर 0 नहीं हो रहा, नॉट डिफाइन हो रहा है उस पॉइंट पे, तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अंडरस्टूड?
नॉट डिफाइन बेटा, डबल डेरिवेटिव से पहले डेरिवेटिव भी नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि वो वर्टिकल टेंजेंट का केस हो रहा होगा। मैं भी इसके बाद केस 2 में वर्टिकल टेंजेंट भी बताऊंगा अभी, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब होता है कि dy by dx नॉट डिफाइन मींस इट इज समथिंग कांस्टेंट अपॉन 0। मतलब नेचुरल सी बात है, tan 90 डिग्री का मतलब वर्टिकल टेंजेंट, नाम ही वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट मतलब एक ऐसी टेंजेंट जो पैरेलल टू y एक्सिस या खुद y एक्सिस है। सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, नॉट डिफाइंड वाली, लेकिन इसका प्रूफ क्या कि मतलब वो हमेशा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा? प्रूफ तो डायग्राम से बना सकते हैं, बिना डायग्राम के तू बना सीख रहा है तो मैं समझा रहा हूं तेरे को अलजेब्रिक मेथड। सर ऐसे तो हम कितने डायग्राम बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, तो रेयर केस है, मिसलेनियस केस है, बहुत रेयर केस है कि कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो अभी मैं वापस ले चलता हूं, यहां से हमने चालू किया था। आपको कुछ लिखना है तो लिख लें बच्चों। लिख लिया सर। हाँ ठीक है। सर मुझे एक डाउट पूछना था सर। सर मतलब वो कि सर अगर जैसे हम कहते हैं कि जब हम f' निकाल के उसको ग्रेटर देन कर देते हैं तो फिर वो हमारा जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा होता है वो वाली डोमेन आ जाती है सर। सर तो हम फिर डिक्रीजिंग के लिए हम डायरेक्टली कह देते हैं कि उसको छोड़ के बाकी हर जगह डिक्रीज हो रहा होगा सर। लेकिन अगर कोई ग्राफ है जहाँ पे इंक्रीज करके फिर स्लोप 0 हो रही है एक पर्टिकुलर डोमेन तक एंड देन वापस डिक्रीज कर रही है, तो फिर तो हम तो फिर गलत कहेंगे ना उसको, क्योंकि अगर हम उस मेथड से बनाए तो फिर क्यों गलत कहेंगे? एक्स क्यूब है, उसका डेरिवेटिव 0 किया तूने। हाँ सर। y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव किया तूने, इसको 0 किया, x की वैल्यू 0 आई। ठीक है, अब 0 प्लस 0 माइनस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा। 0 प्लस रखेगा उसका स्क्वायर 0 होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर। और 0 माइनस रखने पे उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यस सर। क्या ये मैक्सिमम मिनिमा केस है? नहीं सर। नहीं, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव थी। यस सर। ये 0 भी हो रही थी, लेकिन 0 कहां हो रही थी, 0 पे। लेकिन 0 के लेफ्ट और राइट पे भी dy dx हमेशा पॉजिटिव, मतलब फंक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग। तो dy, इसलिए मैंने तुझसे कहा था पहले, मैं मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा दूं ना, फिर तू खुद निकालते रहना कि dy dx ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 पर तुझे कभी भी डाउट हो कि मैक्सिमम मिनिमा है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो 0 प्लस, जिस पे वो 0 हो रहा हो उसके प्लस माइनस पे चेक कर लेना साइन। सर जैसे यहाँ पे दो ग्राफ आपने ड्रॉ करे हुए हैं, सेकंड और थर्ड ग्राफ क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी दोनों पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है d² y by dx²। हाँ, तो सर अब इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे भी नहीं हो सकता, कॉन्केविटी डाउन ही डाउन है, आप ही नहीं। इसमें कॉन्केविटी डाउन थी और यहाँ पे अप थी, तो सी ऑप्शन मैंने मना किया ना, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस नहीं है। सर नहीं, मैं स्टेप से कह रहा हूँ, जैसे हमने स्टेप्स में पढ़ा कि जब वो नॉट डिफाइंड हो जाए पॉइंट, तो हम उसको भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, तूने डिफरेंशिएट करने के बाद ये चेक किया कि वो नॉट डिफाइन हो रहा है। फंक्शन का अगर कर्व बना हुआ है और उसमें शार्प कॉर्नर है तो डेरिवेटिव करेंगे ही कैसे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डेरिवेटिव। समझ गया। देख, हाँ, मैं और क्लियर करता हूं, हो सकता है कई लोगों को इसमें दिक्कत आ रही हो। देखो बच्चों, किसी अगर ये वाला जो केस है, हमने डेरिवेटिव किया तो ये कोई एक पॉइंट ऐसा मिल रहा है जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर उसका 0 हो रहा है। तो अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब है वो वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है जो उसके डोमेन में ही नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कैसे करेगा? ठीक है ना, तो उसे एक नॉन एग्जिस्टेंस वाली बात है और एक नॉट डिफाइन वाली बात है। नॉट डिफाइन का केस हो गया कि डिनोमिनेटर जो है वो अगर 0 हो रहा हो, वर्टिकल टेंजेंट का केस होगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये टेंजेंट हो रही है लेकिन ये पैरेलल टू y एक्सिस हो रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। और क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे सामने तो बात करेंगे।
ट्राई करें, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, इस पर बड़े क्वेश्चन नहीं आते कभी। बनाते चलो जल्दी जल्दी। सर ये निकालना तो क्या अभी पीछे क्या था वैसा सिमिलर ही है हाँ बिल्कुल, सर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा 0 पे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, इस पे नॉट डिफाइन है। यस सर। जैसे x की पावर 1/3 था वैसी x की पावर 1/5 है। सर इस पे भी वर्टिकल टेंजेंट ही बनेगी, क्या इस पे भी वर्टिकल टेंजेंट ही बनेगी। इसकी हाँ इस पर वर्टिकल टेंजेंट बनेगी। सर इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। हाँ इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। अच्छा आयुष और आरिफ पूछ रहा है कि न्यू लिंक ज्वाइन करनी है या नहीं, या ब्रेक बीच में ब्रेक होगा नहीं। तो मैं टाइम का मुझे पता ही लगता है, तो मैं अभी बस इस क्वेश्चन के बाद मैं ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है। अपन 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और नई लिंक से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। हाँ कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसकी नॉलेज कम है हमें। सर अगर डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव नहीं हो पा रहा तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस होगा ना? अगर वो नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो फिर अपन बात खत्म कर देंगे। ओके सर। है ना? सर नॉन अगर फंक्शन, देख समझ बात को, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और नॉन डिफरेंशिएबल होता है तो कौन सा केस होता है? शार्प कॉर्नर है यार। तो शार्प कॉर्नर का केस होता है। x की पावर 1/5 डोमेन में है कि नहीं है? x इक्वल टू 0 x की पावर 1/5 के डोमेन में है या नहीं है? है। अरे 0 रख सकते हैं ना यहाँ पर? यस सर है। रख सकते हैं, इसका मतलब ये इसके डोमेन में है। और अगर डोमेन में है तो हर फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है एक्सेप्ट देन बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम और मॉड। नहीं मॉड भी नहीं, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम। तो ना यहाँ पे बॉक्स है, ना फ्रैक्शन है, ना सिग्नम है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब अगर ये कंटिन्यूअस है और मैंने डेरिवेटिव किया 1/5 x की पावर 1/5 प्लस 4/5, ये ऐसा आ जाएगा। अब अगर मैं 0 कर रहा हूं तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना? यस सर। तो मैं कहूंगा ये केस किसका है? कंटिन्यूअस है। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल अगर होता उस पॉइंट पे, अगर आप LSD RSD निकाल के कहते हैं हमने डिफरेंशिएशन किया, उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल टेंजेंट का केस है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है और वर्टिकल टेंजेंट दे रहा है। दिस इज केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा होता कि रूट के अंदर नेगेटिव हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा होता तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसे हटा देते। वो शार्प कॉर्नर का केस होता है। सर ये इन्फिनिटी है इसलिए वर्टिकल टेंजेंट। हाँ ये नॉट डिफाइन, इसे नॉट डिफाइन कर सकते हैं, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दैट्स इट। यस ये कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल है। सर इसका f"x जो होगा वो हाँ। 0 नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं है, मतलब 0 भी नहीं आएगा। हम देखते ही नहीं है, हम तो डिफाइन नॉट डिफाइन का केस देख रहे हैं। क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दोबारा बोल। f"x अरे सोच समझ के बोल रहे लड़के, क्या बोल रहा है तू भी? 9/5 क्या कह रहा है इसमें? सर जो इसका 0 नेगेटिव पे होगा। क्यों 0 नेगेटिव पे क्यों नहीं होगा ये डिफाइन? सर क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के ऊपर -5 है ना। अच्छा हाँ ठीक है, होगा ऑड फ्रैक्शन है। होगा सर, ठीक है सॉरी। ठीक है, हाँ माइनस बाहर आ सकता है, गड़बड़ मत कर। सर f' हाँ। x में अगर मैं 0 + 0 माइनस पे चेक करूँ तो फिर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अरे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी यार बेटा। हमें देख, हमें कॉन्केविटी चेंज तब देखना है जब f"x 0 हो रहा हो। मैंने 2 केस बताए हैं, एक केस डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है और साइन चेंज कर रहा है, दूसरा कि वो नॉट डिफाइन हो रहा है। तो नॉट डिफाइन हो रहा है उसमें चेक नहीं कर रहा है 0 + 0 माइनस अपन, ठीक है। सर तो उस केस में डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करेंगे? f" की बात कर रहा था यार, तुम मिक्स कितने करते हो? बनाओ। सर मैं सिंगल डैश की बात कर रहा हूँ कि सिंगल डैश में डिफरेंशिएबिलिटी नहीं चेक करेंगे अगर नॉट डिफाइंड हो रहा हो। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता है क्या तू, कि मैक्सिमम चेक करता है? क्या करना क्या चाह रहा है? यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ सर।
सर ये समझा दो सर, डिफरेंशिएबिलिटी कब चेक करते हैं, कब नहीं करनी? अगर कोई पॉइंट है जो फंक्शन के डोमेन में है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन के डोमेन में है, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव कब करते थे? जब बॉक्स मॉड वगैरह कुछ भी नहीं होता था, ठीक है, तो हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होके नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो शार्प कॉर्नर देता था। यस सर। ठीक है, अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए dy बाय dx को इस तरह से केस बनना चाहिए कि वो डिफाइन ही नहीं हो रहा हो, लेकिन ऐसा केस नहीं बन रहा। 0 प्लस 0 माइनस पे दोनों का पॉजिटिव इंफिनिटी है। अगर अपन टू डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा है ना, यस सर, मतलब अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, अगर हमारा dy बाय dx का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ये वर्टिकल टेंजेंट का केस है। बस मैं इतना सा बोल रहा हूं, और हमने अभी ग्राफ बना के भी देखा था उसका, मैंने ग्राफ भी बताया। x की पावर 5 का वैसे ही ग्राफ बनेगा जैसे x की पावर 3 का बनता है, तो उसके इनवर्स का ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, जैसे x की पावर 1/3 का ग्राफ बन रहा था। वहां पे शार्प कॉर्नर का केस नहीं आएगा सर। लेकिन मैं कह रहा था कि मतलब जब मैं 0 माइनस पे चेक करूंगा तो वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना? 0 माइनस और माइनस इंफिनिटी हो रहा है, प्लस इंफिनिटी हो रहा है। चेक कर, 4/5 था। अच्छा ठीक है सर, सेम आ रहा है 0 प्लस 0 माइनस। हाँ सर ठीक है। हाँ सर हाँ बेटा। सर जैसे आपने जो फर्स्ट स्लाइड में ग्राफ बनाया था एक, जिसमें शार्प कॉर्नर था, है ना? हाँ, और अपन उस ग्राफ से फैमिलियर भी नहीं थे। अगर वो हमें फंक्शन दे दे तो हम उसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे। हाँ नहीं बना पाएंगे ना। और अगर वो जो पॉइंट जहाँ पे इन्फ्लेक्शन है वो वाला पॉइंट हमसे पूछ लिया, तो हमें वो कंटिन्यूअस तो होगा वहां पे। कंटिन्यूअस है लेकिन शार्प कॉर्नर तो दे रहा है ना। लेकिन सर हमें ग्राफ नहीं पता, तो हम पता कैसे करेंगे कि यह तो शार्प ग्राफ कॉर्नर दे रहा है? ग्राफ तो पता है ना। नहीं सर, फंक्शन दे दे हमें। अच्छा, कोई फंक्शन दे दे कि ग्राफ नहीं बना पा रहा उसका, ऐसा? यस सर। तो उसके लिए पेशेंस रख, तू सब सारे फंक्शन का जो भी फंक्शन वो दे सकता है ना। तू देख रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जो आज तक आए हैं वो तेरे सामने रख रहा हूं। इसी तरह के क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है। और मैं अभी प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ाऊंगा एरिया अंडर कर्व में, तो तेरे सब सारे ग्राफ बनने लगेंगे। तू ग्राफ उठा लेना, अपने मन से मत बनाना घर पे। बस ग्राफ, कोई भी ग्राफ उठाना है जो कैलकुलस का ग्राफ हो, वो तू आराम से बना पाएगा। ऐसा ऐसा केस नहीं बनेगा ये ग्राफ नहीं बने। सर कोई भी ग्राफ, कोई भी कर। ये 6x आ गया भाई, 0 पे 0 हो रहा है, और 0 प्लस 0 माइनस पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। मतलब अगर f डबल डैश x 0 हो रहा है 0 पे, जिस भी पॉइंट दिया उस पॉइंट पे, और उसके लेफ्ट और राइट में साइन भी चेंज कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है। और है क्या क्वेश्चन इसके? मुझे नहीं लगता और होंगे। हाँ है, बनाओ बनाओ, एक और लो। तुम लोग एक बात याद रखो, बस स्टेप याद रखो कि या तो डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा हो उस पॉइंट पे और साइन चेंज कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और या फिर डबल डेरिवेटिव नॉट डिफाइन हो रहा हो, मतलब उसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है। अरे इस बात पे बहस हो चुकी है कि कुछ बुक में इन्फ्लेक्शन लिखते हैं और कुछ बुक में इन्फ्लेक्शन लिखते हैं। कौन सा सही है? जो समझ में आ जाए वो लिख देंगे। चलो ऊपर वाला। दोनों सही है। ये ओल्ड इंग्लिश है, ये न्यू इंग्लिश है। पता है ना तुम लोग, इंग्लिश भी 2 वैरायटी की हो गई। अब कुछ चीजें चली गई जमाने से, लेकिन क्या है, पुरानी बुक में ये दिया हुआ है यूके, यूएस और इंडिया। इंडिया का तो कोई इंग्लिश ही नहीं है, अलग अपन अपनी दुनिया में है। 4x³ - 7 नहीं है इन्फ्लेक्शन। डबल डैश x 12x² आ रहा है, जो कि 0 तो हो रहा है, लेकिन 0 प्लस
और 0 माइनस पे, दोनों पे पॉजिटिव है, इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस केस को अपन 10 मिनट बाद उठाएंगे, ठीक है, नई वाले लिंक से, ठीक है। थैंक यू। ओके सर। ओके सर ज्वाइन Thank you, sir. ज्वाइन कितने बजे करनी है? नई लिंक से ज्वाइन करेंगे बेटा। नहीं सर, कितने बजे? 10 मिनट बाद। अभी 5:55 हो रहे हैं, 6:1 पे, 6:5 पे, 6:5 पे। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। ओके, सर एक डाउट था, नहीं वो बाद में, सब डाउट बाद में। बाय सब्जेक्ट रिलेटेड है। बाय बाय। शाम को